हैंड टूल की बात कर रहे हैं। सो हेक्सा पढ़ लिया, और क्या पढ़ा? चिसल। थोड़ा सा ध्यान दो, जब हम हेक्सा पढ़ रहे हैं आरी, तो वो कटिंग ऑपरेशन कैसा कर रहा है? थोड़ा सा ध्यान दो, वो काट रहा है, दोनों चीज़ों को अलग अलग कर रहा है, राइट। जब हम चिसलिंग पढ़ी, यानी कि हमने जब छेनी पढ़ी, वो अलग नहीं कर रहा है, वो किसी चीज़ को उतार रहा है, मतलब चिप्स बना के उतार रहा है। जब हम आरी को समझ रहे हैं तो आप ये मत समझना कि आपको आने वाले समय में आरी से जॉब बनाने पड़ेंगे। उस आरी जैसी कोई मशीन ऐसी होगी जो पावर पे चल रही होगी, उसको पावर हेक्सा कहें, बैंड हेक्सा कहें, वो आगे जाके पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आरी वाला काम करेगी, ठीक है। लेकिन सिद्धांत वही रहेगा, कटिंग का नेचर वही रहेगी कटिंग की। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? फिर चिसलिंग की बात करते हैं। चिसलिंग में हम ऊपर से उतारते हैं, मतलब जिसको हम मटेरियल उतारना कहते हैं ना, छीलना कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? छीलना। हम चिसलिंग से छीलते हैं मेटल को, राइट। ज़्यादातर वैसे उससे काट भी देते हैं, जैसे रिविट का हेड काट देते हैं, पर रिविट जब हम चिसलिंग की बात कर रहे हैं तो छीलने वाला एक आता है ना। हम आरी से नहीं छीलते हैं। आरी से छीलते हो क्या आप? आरी को हम छीलने के प्रयोग नहीं करते हैं, चिसलिंग को हम छीलने के प्रयोग करते हैं। तो आप ये मत समझना कि आपको कोई जॉब का आकार चिसलिंग से छील छील के देना पड़ेगा। मूर्तिकार वालों को देना पड़ता होगा, किसी और को देना पड़ता होगा, आपको नहीं देना पड़ेगा। आपके लिए कोई मशीन होगी जिसमें टूल वो काम कर रहा होगा जो चिसलिंग का कहलाएगा, उसकी नेचर चिसलिंग जैसी होगी। जैसे लेथ मशीन, लेथ मशीन पे भी वो छील रहा है ना मटेरियल को, तब जाके आकार दे रहा है। ड्रिल मशीन पे भी छील रहा है, वो टूल अलग शेप का है, देखने में वो चिसल जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन उसका सिद्धांत और कटिंग की नेचर वही रहेगी। तो यहाँ से हम आपको सिद्धांत सिखा रहे हैं ताकि आप वो वाली चीज़ें समझ सकें कि कटिंग हो कैसे रही है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, आज जिस कटिंग टूल की हम बात करेंगे वो है रेती। ये कैसे काटती है, कटिंग कैसे करती है? खुरच कर। खुरच भी तो देखा है ना आपने, खुरचना देखा है। पर आपको जॉब खुरच के नहीं बनाना पड़ेगा व्यावसायिक जीवन में। वहाँ पर कुछ मशीन्स होंगी, उनको क्या कहेंगे? ग्राइंडर। ग्राइंडर होगा, हॉर्निंग ऑपरेशन होता है, लैपिंग ऑपरेशन होता है। ये सारे आपके सिद्धांत यही रहेगा, नेचर यही रहेगी कटिंग की। हम ना काट रहे ना छील रहे, हम खुरच रहे हैं, स्क्रैपिंग कर रहे हैं। स्क्रैप करना कहते हैं ताकि घिसना, घिस घिस के उसको साइज को मेंटेन कर रहे हैं, शेप में ला रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेती। इससे आज सिर्फ उसका एक प्रारंभिक एक लेक्चर होगा ताकि मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया बताऊं कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेती, इसको शुरू करने से पहले जरा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो समझ लीजिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं फाइल। फाइल का मतलब एक और भी होता है, जो डॉक्यूमेंट वाली फाइल होती है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन हम इस टूल को भी फाइल कहते हैं। कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तभी तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है, और ये गलती इस वाले नाम में ज़्यादा होती है। उनका मन करता है वो फाइल को ऐसे लिख दें, FAIL, फाइल। ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। कई बच्चे फाइल को ऐसा लिख देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि ये फाइल की स्पेलिंग क्या है। अगर आप इंग्लिश में उसका प्रयोग कर रहे हैं, या तो आप हिंदी में उसको लिख दो फाइल, या रेती लिख दो, आई डो नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। आप फाइल लिखें, ये हमारी स्कोप ऑफ टीचिंग में नहीं आ रहा, मतलब हम आपको ये तो नहीं सिखाना चाह रहे हैं, राइट। ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। एक और गलती होती है इस नाम में, और मैं इस नाम को क्यों अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि चिसलिंग की थोड़ी बहुत स्पेलिंग आप गलत कर दोगे ना, तो समझ में आ जाएगा पढ़ने वाले को कि चिसलिंग लिख रखी है। इसकी स्पेलिंग अगर आपने गलत लिख दी तो मतलब ही बदल जाएगा ना, कुछ और मतलब बदल जाएगा उसका। ऐसे ही इस ऑपरेशन को, जब हम रेती को चला के कोई आकार दे रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं फाइलिंग। इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है जो आप कभी कभी गलती कर देते हैं, उसको आप लिख देते हैं डबल L के साथ। इसको फिलिंग कहा जाता है। फिलिंग मतलब भर देना, किसी चीज़ को भर देना। फाइलिंग मतलब इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो आपने रेती का कोई ऑपरेशन किया है हमारे टेक्निकल टर्म्स में, या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, जैसे आपने अप्लाई कर दिया पासपोर्ट के लिए, आपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिए, तो आप ये लिख सकते हैं कि हमने फाइल कर दिया, उसको भी हम फाइलिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन रेती वाले फाइलिंग को हम ये लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं। ये फाइलिंग नहीं है, फिलिंग है बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी रेती को। तो सबसे पहले मैं उसकी एक डायग्राम बना दूं ताकि उसके पार्ट्स के नाम आपको बता सकूं, ठीक है। रेती आप सब लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे आकार की, बहुत सारे शेप की, बहुत सारी लेंथ की, बहुत सारे कट की, बहुत सारे ग्रेड की रेतियां होती हैं। अभी इस लेक्चर में हम जानेंगे। लेकिन जो सबसे कॉमन रेती आपने देखी होगी, जिसको हम फ्लैट फाइल कहते हैं, उसका एक डायग्राम बना देता हूं, उसके पार्ट्स के नाम बता दूंगा आपको। वो पार्ट्स के नाम सारी रेतियों के लिए ऐसे समझ जाने पड़ेंगे, ठीक है।
ठीक है, ये फाइल मैंने बनाई है बच्चों, इसमें मैंने हैंडल थोड़ा अलग बना दिया है और फाइल ये बना दी है मैंने। तो आप इस फाइल के बारे में ज़रा जानकारी हासिल कर लें, इनके पार्ट्स के नाम को हम क्या कहते हैं। ये है वो फाइल, राइट, ये फाइल है और उसके साथ हैंडल लगाया जाता है। पहले हैंडल को समझ लें, हैंडल जो यहाँ पर लगेगा जिसको हम पकड़ेंगे और दूसरी तरफ हम यहाँ पर हाथ रख के इस फाइलिंग को करते हैं। तो इसके इस वाले पॉइंट पे कभी भी आपको कटिंग लाइंस नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाथ आने वाला है। हम कभी इस फाइल को ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, राइट, तो यहाँ पर कभी नहीं मिलेगी आपको। तो हैंडल आपका सॉफ्ट मटेरियल का बनेगा, लकड़ी का आमतौर पर बनता है, फाइबर का आमतौर पर बनता है, प्लास्टिक का आमतौर पर बनता है, ठीक है। एक सॉफ्ट मटेरियल जो आपके हाथ को चुभे ना और थका ना दे, हमेशा गोल होगा, चकोर नहीं होगा, क्योंकि वरना उसके पॉइंट आपके जब आप हाथ से पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कस के हाथ तो चुभ जाएंगे ना वो आपके हाथ में। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, इसके इस पॉइंट पर, इस हिस्से पर, लकड़ी के इस हिस्से पर हम एक स्टील का एक ये रिंग लगा के रखते हैं। पर्पज़ क्या है कि जब इसके अंदर वो टैंक से हम इसको ठोकेंगे तो ये लकड़ी चिर ना जाए। तो यहाँ पर एक ये जो स्टील का एक रिंग लगा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं? फेरूल। ये बात याद रहेगी आपको। अब इसके पार्ट के नाम की बात कर लेते हैं। जो ये वाला हिस्सा है इसका जो बाहर निकला है, जो आपके हैंडल के अंदर जाएगा, उसको हम टैंक कहेंगे, टैंक कहेंगे। बाकी जो हिस्से हैं उनको अब आप समझ लीजिए कैसे क्या है। टैंक तो आपका चला गया हैंडल के अंदर। टैंक के बाद यहाँ पर एक राउंड आपके शेप के शोल्डर, जैसे आपके शोल्डर होते हैं ना गर्दन के बाद यहाँ पे एक राउंड वाली शेप आ रहा है, उसको हम शोल्डर कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? इसका जो कटिंग, जो ये फेस होता है, मतलब मेन फेस तो इसका कटिंग का यही है ना, ये वाला है, इसको हम फेस या साइड कहते हैं। किसी किसी किताबों में साइड लिखा रहता है, किसी किसी किताबों में ये फेस लिखा रहता है। कोई दिक्कत है? जो पतले वाला हिस्सा है इसको एज कहेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एज जरूरी नहीं है उस पर ये कटिंग लाइन हमेशा आपको मिले, क्योंकि कभी कभी हम सेफ एज चाहते हैं कि वो मटेरियल को, मान लीजिए आप कोई फाइल चला रहे हैं, ऐसी जगह कोई फाइल चला रहे हैं आप, और आप ये चाहते हैं कि फाइल चलाते हुए नीचे वाला जो आपका सरफेस है वो ना घिसे, तो हमें एक एज इसका सेफ रखना पड़ता है, मतलब उस पर हम कटिंग लाइन नहीं बनाएंगे। तो जब मैं इस वाले हिस्से को घिस रहा हूँ, इस वाली सरफेस को, तो अगर मेरी फाइल नीचे भी टच हो जाती है तो वो घिसेगी नहीं उसको। ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसको एज कहते हैं। ये जो पतले वाला हिस्सा, ये वाला और इसके सामने वाला, इसको एज कहेंगे। इसको और इसके पीछे वाले हिस्से को साइड या फेस कहेंगे। साइड और फेस पे आपको हमेशा कटिंग लाइन्स मिलेंगी, चाहे सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो, पर मिलेंगी। एज पर मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। हम पर्पसली उसको वहाँ पर नहीं बनाते हैं, सेफ एज कहते हैं उसको। और इसके पॉइंट और टिप पर आपको कभी नहीं मिलेंगी। ये बात समझ में आ गई? और क्या इसमें जरूरी बात है बताने की? इसमें जरूरी बात यह है, हमेशा जो फाइल की लेंथ है वो इसको कहा जाता है, ये है आपकी लेंथ। फाइल की पूरी लेंथ ये नहीं होती, फाइल की पूरी लेंथ होती है पॉइंट से लेकर शोल्डर के शुरुआत तक, इसको हम कहते हैं फाइल की लेंथ। हालांकि आप देखेंगे कि यहां पर एक हिस्सा खाली रहता है, जहां पर आपकी कोई कटिंग लाइन नहीं होती, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? हील। हम इसको भी नहीं कहते कि फाइल की लेंथ, जहां पर सिर्फ कटिंग लाइन बनी हुई है। फाइल की लेंथ कहाँ से नापी जाती है? मतलब आप मार्केट में जाएंगे और कहेंगे 1 फीट की फाइल चाहिए आपको, या 10 इंच की फाइल चाहिए, वो 10 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक नापा जाएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन हमेशा हाई कार्बन स्टील आमतौर पर रहेगा। आप उसमें एलॉइंग करके उसको और हार्ड धातु को काटने के लिए बनाना चाह रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, और बनती भी होंगी, पर आमतौर पर जो मार्केट में मिलती है वो हाई कार्बन स्टील की है, सस्ती। अगर इसको आपको और महंगी बनाना है तो इसको बाद में हार्डेंड और टेम्पर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई? ये कल भी बताऊंगा। इसको ऊष्मोपचार करके हार्डेंड या नहीं, बोथ, या मत कहो इसको, बोथ। हार्ड भी करा जाएगा, उसके बाद इसको टेम्परिंग भी करी जाएगी। हार्डनेस से, इस हार्डन करने से इसकी हार्डनेस बढ़ेगी, काटने की क्षमता बढ़ जाएगी, और टेम्परिंग करने से इसकी टफनेस बढ़ जाती है, थोड़ा ब्रिटलनेस कम हो जाती है। पर ये दोनों करते हुए हम इस वाले हिस्से को नहीं करते हैं। टैंक को कभी हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? इसके सिर्फ इस हिस्से को करा जाएगा जिससे हमें काटना है। क्यों? वो इसलिए आप देख रहे हैं ये टैंक बहुत पतला हिस्सा है, पूरी फाइल के मुकाबले ये पतला हिस्सा है। अगर आपने इसको भी हार्डन कर दिया तो मैंने आपको बताया था हार्ड करते हुए चीज़ें चटक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। तो जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा ये टूट नहीं जाएगी। हम इसकी ब्रिटलनेस नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ इतनी चीज़ों को भट्टियों में या जिस भी प्रोसेस से हम ऊष्मोपचार कर रहे हैं वहाँ पर इतने हिस्से को हार्ड करेंगे, इतने ही हिस्से को टेम्पर करेंगे, इसको छोड़ दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो हम समझते चल रहे हैं, लेकिन उसको अगर रिलेट कर दो आप तो चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाती है, बातें समझना बहुत आसान हो जाती है। समझ में आ रही है बेटा? ये पतला हिस्सा है, इसको अगर मैं हार्ड करूँगा तो ये चटक हो जाएगा, मतलब जैसे टूट जाएगा ना। अब जोड़ लगाएंगे और पता चला ये यहाँ से टूट गया, तो आपने जोड़ लगा रखा है तो आप एकदम गिर नहीं जाओगे जॉब के ऊपर। इसको हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। बाकी सबको इसलिए करते हैं क्योंकि उससे तो काटना है, मुझे तो इससे काटना नहीं है, इसमें तो मुझे सिर्फ ताकत इतनी चाहिए कि ये टूट ना जाए, और उतनी ताकत तो लोहे में होती है ना हमारे।
बिना बात उसको ब्रिटल करके उसकी जो झटकों को सहन करने की क्षमता है, मतलब अगर मैं इस पर जोर लगाऊंगा तो ये टूटने की जगह मुड़ना चाहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर ये हार्ड नहीं है, ब्रिटल नहीं है, तो मैं इस पर जोर लगा रहा हूँ तो ये घूमना चाहेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे लोहा घूम जाता है ना, अगर मैंने इसको हार्ड कर दिया तो ये घूमेगा नहीं, ये सीधा टूटेगा, उस समय चोट लग सकती है। ये बात समझ में आ रही है नहीं? इसलिए हम इसको हार्ड और वो नहीं करते हैं, टेम्पर। ये सवाल आ सकता है बेटा एग्जाम में कि रेती के किस पार्ट को हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं? वो है टैंक। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है क्यों नहीं करते हैं बताओ, तो आपके पास आंसर होना चाहिए ना क्यों नहीं करते हैं। भाई हार्ड करेंगे ब्रिटल हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा टूट जाएगा। अब कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण मतलब आप मार्केट में जाओगे तो क्या कह के उसको मांगोगे। तो सबसे पहले तो आपको इसकी लेंथ बतानी पड़ेगी, कितनी लंबाई की चाहिए, इसकी शेप बतानी पड़ेगी, फ्लैट चाहिए, चकोर चाहिए, राउंड चाहिए, हाफ राउंड चाहिए, ट्रायंगुलर चाहिए, बहुत शेप की आती है बेटा, वो बतानी पड़ेगी। फिर इसका आपको कटिंग लाइन्स बतानी पड़ेगी। कट एक कटिंग लाइन है या डबल कटिंग लाइन है, मतलब डबल कट है या सिंगल कट है, ठीक है। एक और वर्ड है सेकंड कट, वो ग्रेड का है, ध्यान रखना, डबल कट और सेकंड कट अलग अलग होता है, कल बताऊंगा अच्छी तरह इसके बारे में। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि ये लाइनें कितनी दूर दूर होनी चाहिए, ये पास पास हो या दूर दूर हो, उसको ग्रेड कहते हैं बेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके वर्गीकरण में आएंगी, वो कल सीखेंगे। आपका कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। हाँ, इसमें ग्रेड यहाँ लिखा रहता है, जो हील है यहाँ पर आपके कंपनी का कोई निशान, कोई मार्का, कंपनी का अपना निशान और मार्का, या इनिशियल लिखते हैं। जैसे हमारी TBS ITI है तो हमने लिख दिया यहाँ पर TBS, बस इतनी जगह होती है ना बेटा। और साथ में इसका ग्रेड लिखा जाता है, हाँ, कि ये रफ ग्रेड की है, कोर्स ग्रेड की है, स्मूथ की है, डेड स्मूथ की है, या बीच में एक बस्टर्ड ग्रेड आता है उस ग्रेड की है। मतलब इसके जो कटिंग लाइन्स हैं वो कितनी दूर दूर है, कितने पास पास हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हील पे लिखी रहती है। जो भी आप मैन्युफैक्चरर जो भी जानकारी देना चाहेगा यहाँ दे सकता है। कोई और सवाल बेटा आपका? तो फिर आज इस वीडियो को यहाँ पर रोक दें। कोई सवाल हो तो आप पूछें, वरना कमेंट में लिख लेना आप लोग, मैं उसके जवाब दे दूँगा। कल इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे, और उसके बाद ये मेरे ख्याल से हैंड टूल्स पे खत्म करूँगा और सीधा थर्ड मॉड्यूल पे जाऊँगा। अब पढ़ाइयाँ, क्योंकि आपका जो बेस है वो तैयार हो गया है, अब आप उन चीज़ों के बारे में बेहतर समझ सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम सीधा थर्ड मॉड्यूल पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।